नमस्कार। आज हम अपने शरीर के एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी और शक्तिशाली सिस्टम की बात करने वाले हैं। मानव तंत्रिका तंत्र, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम। जी नमस्कार। वाकई बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस पूरे नेटवर्क के अलग-अलग हिस्से हैं, उनके काम हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इस जानकारी को समझें और ये जानें कि हमारा शरीर कैसे इतने सटीक तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल से, ये तंत्रिका तंत्र, ये नर्वस सिस्टम आखिर है क्या? स्रोत बताते हैं कि ये कोशिकाओं और नसों का एक जटिल जाल है। सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, आसान लगता है, पर ये शायद शरीर की सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये शरीर का अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इंटरनेट जैसा। इंटरनेट जैसा। दिलचस्प। हाँ, मतलब इसका मुख्य काम है शरीर के हर हिस्से से जानकारी लेना, उसे समझना, प्रोसेस करना और फिर जो जरूरी निर्देश हैं उन्हें वापस भेजना। इसमें हमारा दिमाग यानी ब्रेन, रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड है और इनसे निकलकर पूरे शरीर में फैली हुई अनगिनत नसें, नर्व्स, ये सब मिलकर ही हमारे सारे काम संभव बनाते हैं। शरीर का अपना इंटरनेट। अच्छा, स्रोत ये भी बताते हैं कि इसे समझने के लिए दो मुख्य भागों में बांटा गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। तो ये विभाजन क्यों है? पहले सीएनएस को ही देखते हैं। जी, ये विभाजन इसके काम करने के तरीके को समझने में मदद करता है। देखिए, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे शरीर का मेन कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर। हाँ, आप इसे हेड ऑफिस या मुख्य सर्वर कह सकती हैं। इसमें दो मेन हिस्से हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सारी बड़ी प्रोसेसिंग, सारे फैसले वो यहीं होते हैं। ये शरीर का बॉस है एक तरह से। अच्छा, तो मतलब ये तय करता है कि क्या करना है, कैसे करना है। इसके काम क्या है फिर मुख्य रूप से? हाँ, काफी हद तक इसके कई बुनियादी काम हैं। पहला तो ये कि हमारी जो इंद्रियां हैं, आंखें, कान, त्वचा वगैरह, इनसे जो सिग्नल आते हैं उन्हें रिसीव करता है, समझता है कि बाहर क्या चल रहा है। दूसरा, इसी जानकारी के आधार पर ये हमारी मांसपेशियों को, ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स को काम करने का ऑर्डर भेजता है। तीसरा, ये हमारी मर्जी से होने वाले काम जैसे चलना, बोलना, लिखना, जिन्हें वॉलंटरी एक्शन कहते हैं, और जो अपने आप होते रहते हैं जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, खाना पचना, यानी इनवॉलंटरी एक्शन, दोनों को कंट्रोल करता है। अच्छा, दोनों तरह के एक्शन। जी, और हाँ, ये शरीर का तापमान नॉर्मल बनाए रखने में और भूख प्यास जैसी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन्हें कंट्रोल करने में भी बहुत ज़रूरी रोल निभाता है। खासकर ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है, हाइपोथैलेमस, वो इस काम में माहिर है। हाइपोथैलेमस। ओके, तो सीएनएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो फिर ब्रेन ही हुआ। स्रोत बताते हैं कि ये हमारी खोपड़ी, स्कल के अंदर सेफ रहता है और इसके चारों तरफ एक खास लिक्विड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है, कुशन की तरह। बिल्कुल, इतनी सुरक्षा तो चाहिए ही। ब्रेन हमारे होने का, हमारे वजूद का केंद्र है। हमारी सोच, भावनाएं, यादें, हरकतें सब यहीं से कंट्रोल होती हैं। और सुरक्षा की बात करें तो खोपड़ी के अलावा ब्रेन के ऊपर तीन पतली झिल्लियां भी होती हैं, मेम्ब्रेन। इन्हें मेनिंजेस कहते हैं। हाँ, मेनिंजेस। इनके नाम हैं ड्यूरा मैटर, ये सबसे बाहर की मोटी परत है। फिर अराचनॉइड मैटर, बीच की मकड़ी के जाले जैसी पतली परत। और सबसे अंदर पिया मैटर, जो बिल्कुल नाजुक होती है और सीधे ब्रेन से चिपकी रहती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ब्रेन खुद दर्द महसूस नहीं कर सकता, लेकिन इन झिल्लियों, मेनिंजेस में दर्द के रिसेप्टर्स होते हैं। तो कई बार जो सिर दर्द होता है ना, वो इन्हीं की वजह से होता है। अरे वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। कमाल है। और स्रोत कुछ और भी फैक्ट्स बताते हैं, जैसे हमारी खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं, 8 क्रेनियल और 14 चेहरे की। और ये वाला फैक्ट तो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। ब्रेन का वजन शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन ये शरीर की कुल ऑक्सीजन और ग्लूकोज एनर्जी का करीब 20 से 25% इस्तेमाल कर लेता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये तो किसी हाई पावर कंप्यूटर जैसा है। इतनी एनर्जी चाहिए उसे, क्योंकि वो 24 घंटे काम करता रहता है, चाहे हम जागे हों या सो रहे हों। अगर हम इसकी बनावट को देखें तो मोटे तौर पर ब्रेन को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो सबसे बड़े हिस्से फोर ब्रेन से शुरू करते हैं।
स्रोत कहते हैं कि ये हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज और जो हायर लेवल के काम है, सोचना, समझना, याद रखना, चेतना, इन सबको कंट्रोल करता है। यहीं पर इंसान की खासियत छिपी है शायद। हाँ बिल्कुल, फोर ब्रेन ही हमें वो बनाता है जो हम हैं। हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व, हमारी चेतना। इसके भी 3 मुख्य भाग हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, हम्म, ये शायद वही हिस्सा है जो हम तस्वीरों में देखते हैं जिसमें बहुत सारी सलवटें होती हैं। एकदम सही पहचाना। सेरेब्रम फोर ब्रेन का और असल में पूरे ब्रेन का ही सबसे बड़ा हिस्सा है। ये 2 हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, बायां और दायां गोलार्ध। और ये दोनों हिस्से कॉर्पस कोलोसम नाम के नर्व फाइबर्स के एक मोटे बंडल से जुड़े होते हैं। इसी से दोनों हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन होता है। इसकी जो बाहरी सतह है, सेरेब्रम कॉर्टेक्स, जिसे ग्रे मैटर भी कहते हैं, वही सिलवटों वाली परत है। इन्हीं सिलवटों की वजह से कम जगह में ज्यादा न्यूरॉन्स आ पाते हैं और यही भाषा, मेमोरी, लॉजिक जैसे हायर फंक्शंस का सेंटर है। ग्रे मैटर। हाँ। और थैलेमस, यस। इसका क्या काम है इस पूरे सिस्टम में? थैलेमस को आप एक तरह का रिले स्टेशन या ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोलर। हाँ, हमारी इंद्रियों से आने वाली लगभग सारी जानकारी सिवाय गंध के, जैसे छूना, तापमान, दर्द, आवाज, स्वाद, ये सब पहले थैलेमस तक पहुंचती है। थैलेमस इस जानकारी को सॉर्ट करता है और फिर उसे आगे प्रोसेसिंग के लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सही हिस्से में भेजता है। ये मोटर सिग्नल्स के कोऑर्डिनेशन में भी मदद करता है। तो अगर थैलेमस में कोई गड़बड़ हो जाए तो सेंसरी जानकारी दिमाग तक सही से नहीं पहुंच पाएगी, भले ही आंखें या कान ठीक हों। अच्छा, तो ये एक बहुत जरूरी गेटकीपर जैसा हुआ। और तीसरा भाग, हाइपोथैलेमस, इसका नाम पहले भी आया था जब आपने तापमान और भूख प्यास के कंट्रोल की बात की थी। जी, हाइपोथैलेमस थैलेमस के ठीक नीचे होता है। साइज में छोटा है पर इसके काम बहुत बड़े हैं। ये शरीर के अंदर का माहौल स्थिर बनाए रखने का काम करता है, जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं। बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, भूख, प्यास, नींद, जागने का साइकिल, यहाँ तक कि हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स भी, ये सब कंट्रोल करता है। और ये कई ज़रूरी हार्मोन भी बनाता है जो दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये शरीर का ऑटो पायलट सिस्टम संभालने वाला मैनेजर है, कह सकते हैं। कमाल है, ऑटो पायलट मैनेजर। फोर ब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन, मध्यम मस्तिष्क। ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है। इसका क्या खास काम है? मिड ब्रेन छोटा जरूर है पर एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। ये हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में कुछ हद तक मदद करता है, खासकर आंखों की मूवमेंट को। साथ ही ये देखने और सुनने से जुड़ी जो शुरुआती प्रोसेसिंग होती है उसमें भी शामिल है। ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच जानकारी के फ्लो को बनाए रखने में एक पुल जैसा काम करता है। पुल जैसा, ठीक है। और आखिर में आता है हाइंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क। स्रोत इसके 3 मुख्य भाग बताते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? जी, हाइंड ब्रेन के पिछले और निचले हिस्से में होता है और जिंदगी के लिए जरूरी कई बेसिक काम संभालता है। पहला है पॉन्स, लैटिन में इसका मतलब पुल होता है और ये वाकई कई तरह के सिग्नल्स को रिले करने का काम करता है। ये सांस लेने में मेडुला की मदद करता है और चेहरे के एक्सप्रेशन, सुनने और बैलेंस में भी इसका रोल है। हाँ, पॉन्स यानी पुल। फिर आता है सेरिबेलम, इसका मतलब है छोटा मस्तिष्क। ये वाकई एक छोटे ब्रेन जैसा दिखता भी है और हाइंड ब्रेन के पीछे होता है। इसका मुख्य काम है बैलेंस बनाना और बॉडी पोस्चर मेंटेन करना। जब हम कोई स्किल सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, तो उन मूवमेंट्स को स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड बनाने का काम सेरिबेलम ही करता है। ये हमारी मसल मेमोरी का एक अहम हिस्सा है। मसल मेमोरी, ये दिलचस्प कनेक्शन है। हाँ, और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हाइंड ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा है जो सीधे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। ये जिंदगी के लिए सबसे जरूरी अपने आप होने वाले काम संभालता है, जैसे सांस लेना, हार्ट रेट कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर मैनेज करना। अगर मेडुला को चोट पहुंचे तो ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि ये बेसिक लाइफ सपोर्ट फंक्शंस यहीं से कंट्रोल होते हैं। ओह, तो ये बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा हुआ। अच्छा, सेरिबेलम को मसल मेमोरी से जोड़ा आपने। स्रोत ये भी बताते हैं कि सेरिब्रम, वो बड़ा वाला हिस्सा, उसे भी काम के आधार पर 4 हिस्सों या लोब में बांटा गया है। ये क्या है? हाँ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के दोनों हेमिस्फीयर्स को 4 मुख्य एरिया
या लोब्स में बांटा गया है। इनके नाम इनके ऊपर जो खोपड़ी की हड्डियां हैं उनके नाम पर रखे गए हैं। हर लोब मोटे तौर पर कुछ खास कामों के लिए जिम्मेदार होता है, हालांकि ये सब मिलकर ही काम करते हैं। अच्छा, कौन कौन से लोब हैं? पहला है फ्रंटल लोब। ये माथे के ठीक पीछे होता है, सबसे बड़ा लोब है ये। इसे आप ब्रेन का एग्जीक्यूटिव या सीईओ कह सकते हैं। हाँ, मतलब प्लानिंग, फैसले लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ध्यान देना, इमोशंस कंट्रोल करना, पर्सनैलिटी, ये सब यहीं से गाइड होता है। मसल्स को मूव करने का ऑर्डर भी यहीं से जाता है। फिर है पैराइटल लोब। ये फ्रंटल लोब के पीछे, सिर के ऊपर बीच के हिस्से में होता है। ये मुख्य रूप से सेंसरी जानकारी को प्रोसेस करता है। टच, प्रेशर, दर्द, तापमान। ये हमें अपने शरीर और आसपास की जगह को समझने में भी मदद करता है। स्पेस का अंदाजा। तीसरा है टेम्पोरल लोब। ये कनपटी के पास पैराइटल लोब के नीचे। इसका मुख्य काम है सुनना, भाषा को समझना, नई यादें बनाना और कुछ हद तक इमोशंस और पहचान से जुड़ा है। और चौथा है ऑसिपिटल लोब। ये ब्रेन के सबसे पिछले हिस्से में है। इसका एक ही मेन काम है देखना, विजुअल प्रोसेसिंग। आंखों से जो भी जानकारी आती है वो यहीं प्रोसेस होती है। अच्छा, तो फ्रंटल सोचने और फैसले लेने के लिए, पैराइटल छूने और स्पेस के लिए, टेम्पोरल सुनने और याददाश्त के लिए, और ओसिपिटल देखने के लिए, मोटे तौर पे। हाँ, मोटे तौर पर यही है, पर याद रखिए ये सब आपस में जुड़े हैं और मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। ये तो हुई ब्रेन की बात। अब सीएनएस का दूसरा हिस्सा, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। ये सिर्फ ब्रेन से मैसेज लाने ले जाने का रास्ता है या इसका अपना भी कोई रोल है? नहीं, स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ एक केबल या हाईवे नहीं है। वो काम तो ये करती है, ब्रेन के मेडुला से शुरू होकर हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच से नीचे तक जाती है। ये ब्रेन और बाकी शरीर के बीच टू वे ट्रैफिक संभालती है। सेंसरी जानकारी शरीर से ब्रेन तक और मोटर कमांड्स ब्रेन से शरीर तक। लेकिन इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है, रिफ्लेक्स एक्शन को कोऑर्डिनेट करना। रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे वो गर्म चीज छूने पर हाथ का एकदम से हट जाना? बिल्कुल, वो एक क्लासिक उदाहरण है। उसे रिफ्लेक्स आग कहते हैं। होता यह है कि जब आपकी उंगली किसी गर्म चीज को छूती है तो स्किन में जो सेंसर है वो फौरन खतरे का सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। अब जल्दी एक्शन लेने के लिए ये सिग्नल सीधे ब्रेन तक नहीं भेजा जाता। स्पाइनल कॉर्ड में ही एक रिले न्यूरॉन इस सिग्नल को तुरंत एक मोटर न्यूरॉन को पास कर देता है। अच्छा, ब्रेन तक जाने से पहले ही? हाँ, और वो मोटर न्यूरॉन फौरन हाथ की मसल्स को सिकुड़ने का ऑर्डर देता है और आपका हाथ पीछे हट जाता है। ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाता है, आपके सोचने से भी पहले। बाद में सिग्नल ब्रेन तक भी जाता है और आपको दर्द या जलन महसूस होती है। लेकिन जो पहला बचाव वाला एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही हो जाता है। वाह, कमाल की एफिशिएंसी है। तो सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेंट्रल कमांड हो गए, लेकिन शरीर के कोने कोने तक ये कमांड पहुंचते कैसे हैं? यहीं पर शायद दूसरा भाग, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, आता है। एकदम सही। अगर सीएनएस कमांड सेंटर है तो पीएनएस वो पूरा नेटवर्क है जो इस कमांड सेंटर को शरीर के हर हिस्से से जोड़ता है। इसमें वो सारी नसें, सारी नर्व्स आती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर हमारे अंगों, मसल, स्किन, ग्लैंड्स तक जाती हैं और वहां से जानकारी वापस भी लाती हैं। इसे आप शहर के सेंट्रल हब से हर घर तक जाने वाली सड़कों और केबल्स का जाल समझ सकते हैं। सड़कों और केबल्स का जाल। जी, और पीएनएस को भी उसके कामों के आधार पर दो मुख्य भागों में बांटा गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक सिस्टम ये क्या करता है? सोमैटिक सिस्टम उन कामों को कंट्रोल करता है जिन पर हमारा होश वाला कंट्रोल होता है। मतलब हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज। जब आप हाथ उठाने का फैसला करते हैं या चलने का या बोलने का, तो ये सोमैटिक सिस्टम काम कर रहा होता है। इसमें दो तरह के रास्ते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो स्किन, मसल्स, जोड़ों से टच, दर्द, टेम्परेचर जैसी जानकारी सीएनएस तक लाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स जो सीएनएस से ऑर्डर लेकर हमारी स्केलेटल मसल्स तक जाते हैं और उन्हें हरकत करवाते हैं। ठीक है, ये वो हिस्सा हुआ जिसे हम कंट्रोल करते हैं। तो फिर ऑटोनॉमिक सिस्टम, इसके नाम से लगता है ये अपने आप चलने वाली चीजों को देखता होगा। बिल्कुल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उन सभी शारीरिक कामों को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल के बिना अपने आप चलती रहती हैं, इनवॉलंटरी फंक्शंस। सोचिए, आपको अपने दिल की धड़कन कंट्रोल करने के लिए या खाना पचाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। ये सब ऑटोनॉमिक सिस्टम की जिम्मेदारी है।
हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सांस की गति, डाइजेशन, पसीना आना, आंखों की पुतलियों का साइज बदलना, ये सब इसी में आता है। ये हमारे शरीर के अंदर का बैलेंस बनाए रखता है। अब इस ऑटोनॉमिक सिस्टम के भी दो सब टाइप हैं, जो अक्सर एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। जैसे कार में एक्सेलरेटर और ब्रेक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, एक्सेलरेटर और ब्रेक, ये दिलचस्प है। ये कैसे काम करते हैं? देखिए, सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्शन मोड है या अलर्ट सिस्टम कह सकते हैं। इसे अक्सर लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से जोड़ा जाता है। जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं या किसी खतरे में या एक्साइटमेंट में, जैसे अचानक कोई गाड़ी सामने आ जाए या कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी हो, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, ये हार्ट रेट तेज करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, सांस गहरी और तेज करता है, मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ाता है और डाइजेशन जैसी उस वक्त की गैर जरूरी क्रियाओं को धीमा कर देता है। ये शरीर को फौरन एक्शन के लिए तैयार करता है। फाइट या फ्लाइट। हाँ, और दूसरी तरफ है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये हमारा रिलैक्स मोड है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। ये तब एक्टिव होता है जब हम शांत होते हैं, सेफ महसूस करते हैं। ये सिंपैथेटिक सिस्टम के असर को उलट देता है, हार्ट रेट धीमी करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, डाइजेशन को बढ़ावा देता है और शरीर को एनर्जी बचाने और खुद को रिपेयर करने में मदद करता है। ये दोनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं ताकि शरीर अलग-अलग सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्ट कर सके और बैलेंस बना रहे। ये बैलेंस, ये कोऑर्डिनेशन वाकई अद्भुत है। जिस तरह ये पूरा सिस्टम सीएनएस और पीएनएस, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, फिर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक साथ मिलकर काम करता है, ये सोचना भी मुश्किल है। स्रोत कुछ बीमारियों का भी जिक्र करते हैं जो तब होती हैं जब इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये सिस्टम इतना जटिल है तो इसमें कई तरह की समस्याएं भी आ सकती हैं। स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस। ये उन मेनिंजेस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की झिल्लियों की सूजन है जिनकी हमने बात की थी। ये अक्सर इन्फेक्शन से होता है और काफी सीरियस हो सकता है। फिर अल्जाइमर रोग, ये धीरे धीरे बढ़ने वाला ब्रेन का रोग है जो मेमोरी और सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। ये डिमेंशिया या मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है, खास तौर पर बुजुर्गों में। इसमें ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं। और एमनीशिया, इसमें व्यक्ति अपनी याददाश्त का कुछ या पूरा हिस्सा खो देता है। ये चोट, स्ट्रोक या किसी मानसिक आघात से हो सकता है। पुरानी बातें याद करना या नई यादें बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि नर्वस सिस्टम एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और कितना महत्वपूर्ण नेटवर्क है। हमारी हर सोच, हर हरकत, हर एहसास और शरीर के लगभग हर ऑटोमेटिक काम के पीछे यही सिस्टम है। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कमांड सेंटर की तरह हैं और पीएनएस यानी बाकी नसें इस सेंटर को पूरे शरीर से जोड़ती हैं। हमने ब्रेन के अलग-अलग हिस्सों, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और उनके लोब्स के खास कामों को जाना, स्पाइनल कॉर्ड के दोहरे रोल को समझा और देखा कि कैसे पीएनएस वॉलंटरी और इनवॉलंटरी कामों को बैलेंस करता है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात शायद यही है कि ये अरबों कोशिकाएं, ये न्यूरॉन्स कितनी सटीकता और तालमेल से हर पल काम करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं से आज का एक विचार निकलता है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है। जब हम ये समझते हैं कि हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम कैसे काम करते हैं, खासकर सीखने और याददाश्त के मामले में, जैसे सेरेब्रम, टेम्पोरल लोब का रोल, तो क्या हम इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी सीखने के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, या अपनी मेमोरी को तेज करने के लिए? क्या हम अपने दिमाग को एक तरह से हैक कर सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर सोचने के लिए काफी कुछ है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल है। इस दिलचस्प विषय पर आज के लिए इतना ही।